आज हम पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। ठीक है। जलवायु जल धन वायु दो शब्दों से मिलकर बना है। लंबे समय तक एक समान रहने वाली वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। अर्थात वायुमंडल में जो दशाएं हैं लंबे समय तक जब एक जैसी रहती हैं, जैसे टुंड्रा प्रदेशी जलवायु आपने सुना है, भूमध्य रेखीय जलवायु आपने सुना है ना। वहाँ पे क्या होता है, टुंड्रा प्रदेशी जलवायु में लंबे समय तक हमेशा ठंडा रहता है और भूमध्य रेखीय जलवायु में हमेशा गर्म रहता है। ठीक है। तो लंबे समय तक जब एक जैसी वर्षा, वहाँ की हवाएं हैं, है ना, समान रहती हैं तो उसी को कहते हैं जलवायु। और मौसम जो होता है बच्चों, दिन प्रतिदिन बदलने वाली वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। देखो, मौसम तो आज माना बहुत साफ मौसम है, अच्छा, कल अचानक बारिश आ गई, परसों अचानक बर्फ़ गिर गई। कभी कभी तो एक ही दिन में कई प्रकार का मौसम होता है। सुबह आसमान बिल्कुल साफ होता है, थोड़ी देर में बादलों से घिर जाता है, थोड़ी देर में अचानक तूफान आने लग जाता है और शाम तक फिर साफ मौसम हो जाता है। तो मौसम तो दिन प्रतिदिन बदलते रहता है, जबकि जलवायु बहुत लंबे समय तक, कम से कम 25-30 वर्षों तक एक जैसा बना रहता है। समझ में आया। अब भारत की जलवायु को कैसी जलवायु है, देखो क्या कहते हैं भारत की जलवायु को। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ये कहा जाता है मानसूनी जलवायु सामान्यतः। ठीक है। अब है वर्षा और वर्षण क्या है। देखो, वर्षण जो है वह जल जो वायुमंडल में वर्षा, हिम, ओले व ओस के रूप में गिरता है, उसे वर्षण कहते हैं। जैसे आसमान में जो वायुमंडल में हमारा जल होता है, कभी तो वर्षा के रूप में गिरता है, कभी हिम के रूप में, कभी ओले के रूप में, कभी ओस के रूप में। तो ये सब क्या हुए, वर्षण के प्रकार हुए, और वर्षा उसी का एक भाग है वर्षण का। आया समझ में। अगला है मानसून किसे कहते हैं। देखो, वह मौसमी हवाएं जो 6 माह समुद्र से स्थल भाग की ओर चलती हैं और 6 माह स्थल भाग से जल की ओर चलती हैं। जैसे इसमें देखो, काले रंग से आपको दिख रही है ना समुद्र से हवाएं स्थल भाग की ओर जाते हुए, और नीले रंग से आपको दिख रही हैं, देखो ऊपर चीन वाले, साइबेरिया वाले हिस्से से स्थल भाग से जल की ओर आ रही हैं। तो इन हवाओं को मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं, इन हवाओं को मानसून कहते हैं। ठीक हो गया। अब है आपका चक्रवात किसे कहते हैं। देखो, निम्न वायुदाब का एक क्षेत्र जिसमें हवाएं अंडाकार होकर चलती हैं। जैसे उच्च वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं आती हैं और उस जगह को भरने के लिए और गोलाकार घूमने लगती हैं। कभी कभी आपने अपने स्कूल के फील्ड में, घर के आंगन में भी देखा है ना, हवाओं को गोल गोल घूमते हुए और हल्की वस्तुओं को ऊपर उड़ा देती हैं। तो ये हुआ चक्रवात। ठीक है। अब है पवना विमुख ढाल क्या है। देखो, पर्वत का वह ढाल जो कम वर्षा प्राप्त करता है। जैसे बच्चों, ये माना हमारा एक पर्वत है, इसमें यहाँ से हमारे मानसून आए, इस ढाल में तो इन्होंने बहुत वर्षा की, इसके बाद ये मानसून आगे को बढ़ गए, इस वाले ढाल में हमारी वर्षा नहीं हो रही है। तो ये वाला जो ढाल है ये वृष्टि छाया प्रदेश या पवनाभिमुख ढाल कहलाता है। देखो, नीचे वृष्टि छाया प्रदेश भी है ना। पवनाभिमुख ढालों में जहाँ कम वर्षा होती है उसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। इस हिस्से में तो मानसून टकरा रहे हैं, खूब वर्षा करेंगे, और इसी से आगे मानसून सीधे आगे बढ़ जा रहे हैं, ये हिस्सा छूट जा रहा है, तो ये कहलाएगा वृष्टि छाया प्रदेश या पवनाभिमुख ढाल। ठीक हो गया। अब है मानसून का फटना या बादल फटना। आपने सुना है ना, कभी कभी इस क्षेत्र में बादल फट गया। ये क्या होता है। देखो, प्रचंड गर्जन व बिजली के साथ मूसलाधार वर्षा का होना। जब बहुत तेज बिजली कड़कती है और गर्जन होती है, उसके साथ बिल्कुल बहुत मोटी बारिश जब आती है किसी क्षेत्र, एक क्षेत्र में, तो इससे बहुत अधिक भूस्खलन आदि होता है, बहुत अधिक नुकसान होता है। तो इसी को कहते हैं बादल फटना। ठीक है। अब है जेट पवनें क्या है। देखो, ऊपरी वायुमंडल में तीव्र गति से चलने वाली पवनों को जेट पवनें कहते हैं। इन्हीं को हनुमान चालीसा भी कहा जाता है। ऊपरी वायुमंडल में बहुत तेज गति से पवनें जब चलती हैं तो जेट पवनें, जेट विमान की तरह से। ठीक है। अगला है बच्चों पश्चिमी विक्षोभ। शीत ऋतु में भूमध्य सागर से चलने वाली तूफानी पवनों को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। देखो, भूमध्य सागर कहाँ है, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के बीच में भूमध्य सागर। जाड़ों में हमारे यहाँ की अधिकांश वर्षा मानसूनों से होती है ना, ग्रीष्म ऋतु में होती है। जाड़ों में क्या होता है कि भूमध्य सागर से जब हवाएं आती हैं तो उत्तर भारत में गेहूं की खेती के लिए ये वर्षा बहुत अच्छी मानी जाती है।
भूमध्य सागर से जो हवाएं आती हैं उत्तरी भारत में ये शीत ऋतु में वर्षा करती हैं, तो उन दिनों इसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा। ठीक हो गया। अगला है क्वार मास की उमस। देखो अक्टूबर नवंबर में जब मानसून लौटने लगता है, आसमान साफ हो जाता है और भूमि में आर्द्रता बनी होती है और तापमान पुनः बढ़ने लगता है और मौसम कष्टदायक हो जाता है, तो इसको कहते हैं क्वार मास की उमस। असौच काति का घाम कहते हैं हमारे यहाँ, कहते हैं ना। मतलब जब क्या होता है, देखो एक ओर से तो मानसून जा रहा है, ज़मीन में अभी नमी है, काफ़ी नमी है, और दूसरी ओर से आसमान साफ हो रहा है और तेज धूप चमक रही है, तो धरती का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं क्वार मास की उमस। अतिवृष्टि शब्द से ही पता चल रहा है बहुत अधिक वर्षा का होना, और अनावृष्टि बिल्कुल उसका उल्टा, लंबे समय तक किसी क्षेत्र में वर्षा का न होना, सूखा पड़ जाना, जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनावृष्टि। और ऐसा ही एक शब्द है, देखो आम्रवृष्टि। अतिवृष्टि, अनावृष्टि और आम्रवृष्टि। कर्नाटक व केरल के तट में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को आम्रवृष्टि कहते हैं। ये होती कहाँ है बच्चों? अरब सागर के किनारे जो कर्नाटक और केरल का तट है, जब मानसून जून के महीने में मानसून आता है, उससे पहले जो वर्षा होती है, ये आम की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको कहा जाता है आम्रवृष्टि। ठीक है। अगला है लू। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी गर्म हवाओं को लू लग गई कहते हैं। देखो उत्तर भारत में जब ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक तापमान बढ़ जाता है, तो इन गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? लू। फिर है काल वैसाखी। वैशाख माह में पश्चिम बंगाल, असम में आने वाली भीषण तूफानी हवाओं को, तूफानी जो वर्षा होती है, काल वैसाखी उसको कहा जाता है। वैशाख के महीने में पश्चिम बंगाल और असम वाले हिस्से में ये वर्षा होती है। ठीक हो गया। अब है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। देखो किसी भी क्षेत्र की जलवायु, चाहे टुंड्रा प्रदेश की जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु है, भूमध्य रेखीय जलवायु है, या भारत की जलवायु है, इनको कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? ठीक है, एक तो पहला कारक है अक्षांश रेखाएं। देखो अब कैसे, जैसे उस क्षेत्र में माना वो भूमध्य अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा है ना, जैसे उसके आसपास का अगर क्षेत्र है तो वहाँ बहुत गर्म होगा, और अगर उत्तरी ध्रुव की ओर के अक्षांश हैं तो वहाँ बहुत ठंडा होगा। तो अक्षांश रेखाएं प्रभाव डालती हैं उस क्षेत्र की जलवायु पर। दूसरा है ऊंचाई। जैसे आपने देखा होगा जो घाटी वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे थल घाटी है, दुनाकोट घाटी है ना, घाटी वाले क्षेत्रों में क्या होता है बच्चों? गर्म अधिक होता है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, पर्वतों की ओर, ऊंचे पर्वतों की चोटियों में जब जाते हैं, तो वहाँ पे मौसम ठंडा रहता है, जलवायु वहाँ की क्या होती है? ठंडी होती है। तीसरा है समुद्र से दूरी। जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं बच्चों, वहाँ पे तापमान लगभग समान रहता है। वहाँ पे न गर्मी में बहुत अधिक गर्मी होती है, न ठंडे में बहुत अधिक ठंडा होता है। जैसे मुंबई आदि शहर जो है ना, पूना है, मुंबई है, समुद्र तटीय जो शहर हैं, उनमें मानसून जलवायु लगभग समान रहती है। ठीक हो गया। अच्छा, अगला प्रभाव डालती है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं। देखो, एक तो होती हैं गर्म धाराएं, एक होती हैं ठंडी धाराएं। अगर तुम्हारे शहर के आसपास या समुद्र तट के आसपास गर्म धाराएं जा रही हैं तो वहाँ की जलवायु गर्म होगी, और ठंडी धाराएं गुजर रही हैं तो ठंडी होगी। ठीक है। हवाएं भी इस पर प्रभाव डालती हैं जलवायु पर, और वायुदाब भी। तो ये सारी चीज़ें जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। ठीक है। अगला है मानसूनी वर्षा की विशेषताएं। भारत की वर्षा कैसी है? अभी आपने भारत की जलवायु के बारे में पढ़ा था कि यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है। इस मानसूनी वर्षा की क्या विशेषताएं हैं? देखो, पहली विशेषता तो है कि भारत की जो वर्षा है, मानसूनी वर्षा है, 98% वर्षा केवल ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है। अभी हम आगे मानसूनों के प्रकार पढ़ेंगे, तो ग्रीष्मकालीन जो मानसून है, जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में चलते हैं, 98% वर्षा इन्हीं से होती है। केवल 2% जो वर्षा होती है वो शीतकालीन मानसूनों से होती है। ठीक है। दूसरी विशेषता है मूसलाधार वर्षा। मानसूनी वर्षा जो होती है बहुत मूसलाधार रूप से होती है, जिसका हम बहुत अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाते। अधिकांश वर्षा का पानी बह करके सीधे समुद्र में चले जाता है। तीसरा है अनिश्चितता। इसका कोई निश्चित टाइम नहीं है बच्चों। वैसे इसका फिक्स टाइम तो होता है कि 15 जून के बाद ही अमूमन आता है। कभी तो ये बिल्कुल टाइम से आ जाती है, और कभी
जून जुलाई के आधे महीने तक भी ये वर्षा टाइम से नहीं होती है। तो इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। देखो, क्योंकि निश्चित नहीं है, सही टाइम पर वर्षा आ गई तो अच्छी खेती होगी, नहीं तो खेती में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, और अनियमित है, इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये मतलब किस क्षेत्र में कैसी होगी। जैसे कहीं तो ये बहुत तीव्र रूप में बरसती है, कहीं बहुत हल्की बारिश, कहीं पर इसका समय बहुत लंबे समय तक वर्षा का सीजन रहता है। जैसे असम वाले क्षेत्र में केवल 1-2 महीने ही वर्षा का मौसम रहता है। ठीक है, अगला है असमान वितरण। देखो, इसका वितरण भी समान नहीं है। अभी आप इस मानचित्र में देखेंगे, जैसे इसमें जो काले रंग से जो दिखा रखा है सीधा काला, ये 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर हो रही है। देखो, पश्चिमी घाट है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वाला विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान चेरापूंजी और मासिमराम, देखो यही मेघालय में है, यहाँ तो इतनी अधिक वर्षा होती है ना। और कुछ क्षेत्र वहाँ के बीच में मध्यम वर्षा होती है। और जो ये बिंदु बिंदु से दिखाए हैं, जैसे यहाँ पे थार का मरुस्थल है, ऊपर लेह लद्दाख है, ये मरुस्थली भाग है, यहाँ पर वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वर्षा न होने के कारण यहाँ पे कृषि नहीं हो पाती है। देखो, ऊपर वाला जो हिस्सा है लेह लद्दाख का, इसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण यहाँ पर भी बिल्कुल वर्षा नहीं हो पाती है। तो यहाँ की वर्षा का जो वितरण है बच्चों, ये भी बहुत ही असमान है। ठीक है, अच्छा, फिर अगला हमारा इसमें था, आपने मानसूनी वर्षा की विशेषताएं पूरी देखी। अब है भारत की ऋतुएं। भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। तो बच्चों, सामान्यतः आपने 3 ऋतुएं पहले पढ़ी थी, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। लेकिन आपकी क्लास में कक्षा 9th में जो है 4 प्रकार की ऋतुएं मानी जाती हैं। देखो, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु तो वही है, वर्षा ऋतु को इसने 2 भागों में बांट दिया है। ग्रीष्म ऋतु नंबर 1, नंबर 2 शीत ऋतु, नंबर 3 आगे बढ़ते मानसून की ऋतु, मतलब जब मानसून शुरू होता है, और नंबर 4 है पीछे लौटते मानसून की ऋतु। इस प्रकार से भारत की ऋतुएं 4 प्रकार की हो गई। ठीक हो गया। अब है मानसून के प्रकार। ये मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें हम पढ़ेंगे मानसून के प्रकार। मानसून मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक तो होते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून, एक होते हैं शीतकालीन मानसून। देखो, अब ग्रीष्मकालीन मानसून जो है काले रंग से दिखाए गए हैं इसमें, देखो, है ना, और शीतकालीन मानसून नीले रंग से दिखाए गए हैं। अब ग्रीष्मकालीन मानसून की भी 2 शाखाएं हैं। एक पहली शाखा है अरब सागर से चलने वाला मानसून। सबसे अधिक अरब सागर से चलने वाला जो मानसून है बच्चों, ये करता है वर्षा पश्चिमी घाट में। देखो, और पश्चिमी घाट में वर्षा करता है, उसके बाद ये सीधे आगे जाता है। तो पश्चिमी घाट जो है, उसके जो पूर्वी वाला ढाल है वो वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा कम हो पाती है। फिर ये पवनें आगे राजस्थान में, क्योंकि इनको कोई अवरोधक पर्वत नहीं मिल पाता, सीधे आगे चले जाती हैं, इसीलिए ये पवनें राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती हैं। ठीक हो गया। अब ग्रीष्मकालीन मानसून की दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी का मानसून। देखो, बंगाल की खाड़ी से ये मानसून चलता है, उसके बाद कई हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा तो इसका असम साइड को जा रहा है। देखो, वहाँ पर मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश में बहुत अधिक वर्षा करता है। और दूसरा हिस्सा बंगाल के ऊपर हिमालय पर्वत से टकराते हुए पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, और पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, इनमें वर्षा करते हुए आगे को बढ़ता है। और जब ये पंजाब, राजस्थान वाले हिस्से में पहुंचता है तो इनकी वर्षा करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अभी ऐसा ही प्रश्न एक नीचे आपके आएगा कि अधिकांश मरुस्थल पश्चिमी भाग में क्यों है। यही कारण है बच्चों। देखो, पश्चिम में, जैसे हमारे राजस्थान का मरुस्थल भी भारत के पश्चिम में है, क्योंककि पूर्व से वर्षा करते हुए जब मानसून जाते हैं तो यहाँ पहुँचते पहुँचते इनकी वर्षा करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो 98% वर्षा तो हमारा अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो ग्रीष्मकालीन मानसून की शाखा है, इनसे होती है। अब केवल 2% वर्षा जो है हमारी, वो होती है शीतकालीन मानसून से। अब शीतकालीन जो मानसून होता है, देखो ऊपर से आ रहा है, साइबेरिया, चीन वाले हिस्से से आ रहा है। अब ये स्थल भाग से आता है तो इसमें वर्षा करने की शक्ति नहीं होती है, क्योंकि ये हवाएं बिल्कुल शुष्क होती हैं, इनमें नमी नहीं होती है। तो ये उत्तर भारत में तो बिल्कुल वर्षा नहीं कर पाती। उसके बाद जब ये बंगाल की खाड़ी में आती हैं तो इनमें थोड़ी सी नमी आ जाती है, और फिर ये मुड़ रही है, देखो, पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में ये शीत ऋतु में वर्षा करती हैं। अभी आगे एक प्रश्न आपका है कि क्या कारण है तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा
क्योंकि जो शीतकालीन मानसून है पूरे भारत में कहीं वर्षा नहीं कर पाता है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जब वो गुजरता है तो उसमें नमी की मात्रा आने के कारण वह तमिलनाडु में वर्षा करता है। आया समझ में? अब है बच्चों हमारा केवल कारण बताओ प्रश्न इसमें बच रहे हैं। कभी कभी इस पाठ के 2-3 ये प्रश्न आ जाते हैं कि तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है, ये आप समझ गए हैं। और विश्व के अधिकतर मरुस्थल पश्चिमी तटों पर क्यों हैं, ये भी आप समझ गए हैं। क्योंकि पश्चिमी भाग में पहुंचते पहुंचते मानसूनों की वर्षा करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अब एक इसमें है कि असम के घर बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं। आपने सुना होगा असम मेघालय साइड को जो घर होते हैं पेड़ों के ऊपर बनाए जाते हैं, बांस आदि के खंभों पर या पेड़ों को काट करके। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अभी आपने देखा कि असम मेघालय में क्या थी, बहुत अधिक वर्षा हो रही थी ना। अधिक वर्षा होने के कारण वर्ष भर वहाँ, अब आपके यहाँ केवल बरसात में वर्षा होती है तो देखो कितनी घास जीव जंतु चारों ओर हो जाते हैं, तो वहाँ तो साल भर वर्षा हो रही है। तो इतनी अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ पे विषैले जीव जंतु, बिच्छू, सांप आदि बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ के लोग अपने घरों को पेड़ों के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू।